एक बार की बात है, एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया बहुत ही गरीब थी, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन सोनिया अकेले बैठी होती है, तभी उसकी सहेली रानी आती है और सोनिया से बोलती है, अरे सोनिया, इतनी उदास क्यों बैठी हुई है, क्या हुआ? रानी की बात सुनकर सोनिया रानी से बोलती है, क्या बताऊं रानी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है और मेरी माँ और पिताजी बहुत दुखी हैं। सोनिया की बात सुनकर रानी कहती है, सोनिया, तू अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती? तू पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। बिजनेस? रानी, भला मैं और बिजनेस? नहीं 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 नहीं, मैं कोई बिजनेस कहाँ कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तभी वहां सोनिया की दूसरी सहेली रमा भी आ जाती है। रमा सोनिया से कहती है, सोनिया, तू कोई खाने का काम क्यों नहीं खोल लेती? आजकल लोगों को अपने घर से ज्यादा बाहर का खाना खाने में मजा आता है। मैं तो कहती हूँ तू अपने हुनर का सही उपयोग कर और कुछ काम खोल ले। फिर रमा और रानी वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनकी बातें सोनिया के दिमाग में बैठ जाती हैं और वो अपनी माँ तुलसी से बोलती है, माँ, मुझे ना रानी और रमा ने बहुत अच्छी सलाह दी है। खाने पीने की रेडी लगाने की मैं सोच रही हूँ, कोई रेडी लगा लूं जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन माँ, पैसे कहाँ से आएंगे इतने? सोनिया की बात सुनकर तुलसी बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी काम करने में क्या शर्म, और तू पैसों की चिंता मत कर। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, उनसे तू अपना काम शुरू कर। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों माँ बेटी सारा सामान तैयार कर लेती हैं और शाम को वड़ा पाव की रेडी लगाती हैं। लेकिन कई दिनों तक उसकी ज्यादा बिक्री नहीं होती। इससे वो फिर से दुखी हो जाती है और घर चली जाती है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, न तो नौकरी मिल रही है और न ही ये खाने पीने का काम चल रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं मर ही जाऊं, और ऊपर से ये सारा सामान भी बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं बिका। तभी सोनिया के पिता रमेश वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी बेटी, उदास क्यों हो रही है तू? तू सिर्फ अपना काम कर, फल तो मिलेगा ही इसका। और रही बात इस सामान की, तो सड़क के किनारे कितने भूखे लोग हैं, हम ये सब उनमें बांट देते हैं। फिर तीनों मिलकर जाते हैं और सब वड़ा पाव गरीबों में बांट आते हैं। अगले दिन सोनिया फिर से रेडी लगाकर बैठी होती है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उसके हाथों का वड़ा पाव खाते हैं। उन्हें सोनिया के हाथों से बने वड़ा पाव बहुत ही अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे सोनिया मशहूर होने लगती है और एक दिन माँ से बोलती है, माँ, भगवान की दया से तो हमारी कमाई अच्छी होने लगी है। मैं तो सोच रही हूँ कि और भी रेडियां लगवा दूं वड़ा पाव की। इससे पहले कि तुलसी कुछ और कहती, वहां पर रमा आ जाती है। सोनिया को ऐसे खुश देखकर रमा जलने लगती है और बोलती है, तेरा काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, दूसरी रेडी लगाने की बात चल रही है, क्यों? हमें भी कुछ पार्टी दे दो। रमा की बात सुनकर सोनिया बोलती है, कैसी बातें कर रही है रमा, तू बोल तुझे क्या खाना है? बहुत पैसे है तेरी सहेली के पास, जो तू बोलेगी वो मैं खिलाऊंगी। और हाँ, आगे से जब भी हम मिलेंगे खाने का बिल मैं ही दूंगी। सोनिया की ये बात रमा को अच्छी नहीं लगती और वो रानी से जाकर मिलती है और बोलती है, ये सोनिया 2 पैसे क्या कमाने लग गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। मैं तो इससे बात नहीं करने वाली, बहुत ही बेकार है ये घमंडी कहीं की। हाँ रमा, कह तो सही रही है ये सोनिया कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है जब से इसके पास 2 पैसे आए हैं। मैं तो इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर रमा और रानी सोनिया को सबक सिखाने की ठान लेते हैं और एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन दोनों को देखकर बोलता है, आ गई तुम दोनों। मुझे पता था कि तुम दोनों मेरे पास जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारी ईर्ष्या और अपनी सहेली के लिए नफरत यहाँ खींच लाएगी तुम्हें। तांत्रिक को अपने मन की बात समझते देख रानी और रमा हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं, महाराज जी, आपको कैसे पता कि हम यहाँ अपने दोस्त से बदला लेने की इच्छा से आई हैं? रानी की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, हम अंतर्यामी हैं लड़कियों, हमें सब पता है कि कौन क्यों आता है हमारे पास, समझी? बाबा जी, जब आपको सब पता ही है तो कुछ करिए हमारे लिए, हम बहुत ही उम्मीदें लेकर आए हैं। फिर रमा और रानी के कहने पर तांत्रिक वहीं पर पालथी मारकर बैठ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है।
जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़कर हटता है, वहां पर एक चुड़ैल आती है और तांत्रिक से बोलती है, क्या हुआ स्वामी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? किसकी शामत आई है? मेरी चुड़ैल रानी। जा इन दोनों लड़कियों के साथ और जैसा ये कहती हैं वैसा कर। फिर चुड़ैल उन दोनों के साथ चली जाती है। रानी और रमा चुड़ैल को सोनिया का वड़ा पाव की रेड़ी दिखा के बोलती हैं, चुड़ैल जी, ये लड़की है जिसने हम दोनों को दुखी किया हुआ है, इससे हमें बदला लेना है, इसे खूब परेशान करो। रमा की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, समझ गई मैं, तुम दोनों अब यहाँ से फूटो, मैं देख लूंगी कि क्या करना है मुझे। फिर चुड़ैल के कहने पर रमा और रानी वहां से चली जाती हैं और चुड़ैल एक लड़की का रूप बदलकर सोनिया के साथ ही वड़ा पाव की रेड़ी लगाने लगती है। सोनिया चुड़ैल को देखकर बोलती है, अरे वाह, आप भी वड़ा पाव की रेड़ी लगा रही हैं, मजा आ जाएगा, अब मैं भी बोर नहीं होंगी अगर कोई ग्राहक नहीं होगा तो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? चुड़ैल सोनिया की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, मेरा नाम निशा, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें? मैं तुम्हारी दुकान के पास ही अपनी दुकान लगा रही हूँ, कहीं तुम्हारे ग्राहक भाग गए तो? चुड़ैल की बात सुनकर सोनिया हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, बाकी मेरी किस्मत। फिर सोनिया और निशा दोनों अपनी अपनी रेड़ी वहां लगाने लगती हैं, लेकिन निशा बनी चुड़ैल की रेड़ी पर ज्यादा भीड़ होने लगती है और कुछ ही दिनों में सोनिया की कमाई बंद होने लगती है। ये देख तुलसी बोलती है, जब से ये मनहूस निशा हमारी रेड़ी के पास अपनी रेड़ी लगाने लगी है, तब से अपनी कमाई भी बिल्कुल बंद हो गई है, क्या करूं मैं इसका? तुलसी की बात सुनकर सोनिया बोलती है, मेरी प्यारी माँ, तू क्या करेगी उसका? अरे वो उसकी किस्मत है, जो भी वो कमा रही है, भला हम उससे क्यों चले? ऐसा कहकर सोनिया वहां से चली जाती है, लेकिन तुलसी को कुछ गड़बड़ी होने का एहसास हो जाता है और वो अगली रात निशा का पीछा करती है और देखती है कि वो एक चुड़ैल बन गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। अरे दैया रे दैया, ये लड़की तो चुड़ैल है, तभी मेरी बेटी का धंधा चौपट कर दिया इसने, लेकिन मेरी बेटी ने इसका क्या बिगाड़ा है? फिर वो एक साधु बाबा के पास जाती है और सोनिया के साथ हो रही बातों को बताती है, जिसे सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एक चुड़ैल कर रही है, तुम्हें उस चुड़ैल से अपनी बेटी को बचाना होगा, नहीं तो एक दिन वो चुड़ैल उसकी जान भी ले सकती है। साधु की बात सुनकर तुलसी घबरा जाती है और बोलती है, हाँ बाबा, लेकिन बाबा चुड़ैल मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? भला मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है? फिर साधु बाबा और तुलसी निशा के पास पहुंच जाते हैं। वहां भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही निशा साधु को देखती है, अपने असली रूप में आ जाती है। तो तू आया है बुड्ढे इस लड़की सोनिया को बचाने के लिए? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये तो मरेगी। चुड़ैल को देखते ही वहां पर खड़ी भीड़ तितर बितर हो जाती है। साधु बाबा अपने पास से रस्सी निकालते हैं और चुड़ैल को बांध देते हैं। बुड्ढे, ये तूने किस चीज से बांध दिया मुझे? मैं छूट नहीं पा रही हूँ इससे, और ये रस्सी ये सिकुड़ती क्यों जा रही है? छोड़ दे मुझे बुड्ढे, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मैं मर जाऊंगी। ये सब मैंने इसकी दो सहेलियों रानी और रमा के कहने पर किया है, अब जाने दे मुझे। उसी समय रमा और रानी वहां आ जाती हैं। अपने को फंसता देख गुस्से में चुड़ैल से बोलती हैं, ये चुड़ैल मेरा नाम क्यों ले रही है? मैंने क्या किया है? मैं तो तुझे जानती भी नहीं, चल फुट यहाँ से। रमा की बात सुनकर चुड़ैल भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, बहुत ही दोगली हो तुम दोनों, कितनी जल्दी मुकर रही हो। मैं बस एक बार किसी तरह से आजाद हो जाऊं, फिर बताती हूँ तुम्हें। चुड़ैल की बात सुनते ही साधु बाबा उसे आजाद कर देते हैं। चुड़ैल आजाद होते ही रमा और रानी को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम दोनों बहुत सयानी बनती हो ना, चलो मैं तुम दोनों को चुड़ैल लोक में ले जाकर सयानी बनाऊंगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, चुड़ैल उन दोनों को लेकर वहां से गायब हो जाती है और सोनिया उसके बाद फिर से हंसी खुशी से अपना वड़ा पाव की रेड़ी लगाने लगती है। देखा सोनिया बेटी, इसीलिए कहते हैं कि किसी का कभी भी बुरा मत करो, बुरे किए की सजा जरूर मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुराना टूटा फूटा महल था। उस महल में एक चुड़ैल रहती थी। रोज रात को गांव वालों को उसके रोने की आवाजें सुनाई देती थी। रोते हुए वो किसी का नाम लेके पुकारती थी।
अरे राघव, कितनी ठंड पड़ रही है, चलो आग जला के हाथ पैर सेक लेते हैं। वे लोग आग सेक ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे राघव, तुमने कुछ सुना क्या? ये कैसी आवाजें आ रही है? हाँ भाई, किसी के रोने की आवाजें लगती हैं। इतनी तेज तेज रो रहा है कोई। पर इस समय कौन हो सकता है जो इस तरह से फूट फूट के रो रहा है? तभी रोने की आवाज और तेज होती जाती है। वो चुड़ैल रोते हुए किसी का नाम ले रही होती है। अरे भाइयों, मैंने सुना है यहाँ कोई पुराना महल है, पर अब वो पूरा टूट चुका है और खंडहर बन गया है। वहाँ बरसों से एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते हैं कि वह रोज रात को किसी का नाम ले लेके बहुत रोती है। अरे जीना भाई, क्यों इतनी ठंड में मजाक कर रहे हो? भला ऐसे भी कोई डराता है क्या? क्या ऐसे हो सकता है कि कोई बरसों से बस रोता ही रहे? अफवाहें हैं ये सब। नहीं श्याम भाई, जीना भाई सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है ऐसा कि बरसों पुरानी चुड़ैल उसी महल खंडहर में बहुत सालों से रह रही है। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी ठंड तो चुड़ैल का नाम सुन के ही भाग गई। मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ। मैं तो चला अपने घर। ये कहकर श्याम डरते डरते अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीना और राघव आग सेकते सेकते आपस में उस चुड़ैल की बात करने लगते हैं। भाई राघव, तुम्हें क्या लगता है वह चुड़ैल नाम लेके क्यों रोती है? पता नहीं भाई। तभी चुड़ैल और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। अरे भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ। अब मेरी मानो तो तुम भी चलो अब घर। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल चलता हूँ। फिर वो दोनों गांव वाले साथ में घर की ओर चल देते हैं। फिर अगली सुबह होने पर, अरे सुनीता, तुझे पता है कल मेरे पति श्याम ने मुझे बताया कि उन्होंने उस चुड़ैल की चीख पुकार सुनी। वो बड़ी तेज तेज रो के किसी का नाम ले रही थी। अरे बहन, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारे गांव पर ना हमला कर दे। हाँ बहन, मुझे भी डर लग रहा है। और मेरे पति तो उस महल के पास से जो जंगलों में से शहर की तरफ रास्ता गया है ना, उसी रास्ते से अक्सर शहर जाते हैं। बहन, तुम श्याम भैया को मना कर देना कि देर रात बाहर ना रुके, रात होने से पहले घर आ जाया करें। ये कहकर सुनीता और विमला अपने अपने घर की ओर चल देती हैं। अरे विमला, सुनो, मुझे व्यापार के काम से बाहर जाना है आज। शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम समय से खाना खा लेना। हाँ जी ठीक है, पर आप रात होने से पहले घर जरूर आ जाना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लौटने की। ये कहकर श्याम शहर की तरफ निकल जाता है। फिर शाम होने पर, अरे शाम हो गई, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना होगा, वरना रात होते ही वो चुड़ैल रोना शुरू कर देगी। खुद से बातें करता हुआ श्याम जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ आने लगता है। तभी अंधेरा हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अभी तो मैं आधे रास्ते ही पहुंचा हूँ। मैं बीच जंगल में अकेला हूँ। कैसे भी करके मुझे उसकी चीख पुकार शुरू होने से पहले ही घर पहुंचना होगा। ये कहकर श्याम जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो कुछ ही दूर पहुंचता है, तभी चुड़ैल का रोना शुरू हो जाता है। श्याम बहुत डर जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है और डरता हुआ अपना बचा हुआ रास्ता तय करने लगता है। चुड़ैल को श्याम के पैरों की आहट सुनाई देती है। लगता है कोई मेरी चीख पुकार सुन के आया है। ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा। वो उड़ती हुई जाती है और श्याम के सामने खड़ी हो जाती है। ये तो चुड़ैल लगती है। अरे मैं मर गया। कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये मुझे मार डालेगी। ए गाँव वाले, कहाँ जा रहा है? कब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई इस रास्ते से रात को गुजरे तो मैं उससे मदद की गुहार करूं। मेरी मदद कर, नहीं तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मुझे तेरी मदद चाहिए अपने गुनाहगार को सजा देने के लिए। श्याम बहुत डरा हुआ होता है, पर क्योंकि चुड़ैल ने अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता, इसलिए उसे वो चुड़ैल बुरी नहीं लगती और वो उससे पूछने लगता है, आपको किसी की क्या जरूरत? आप तो खुद ही सर्वशक्तिशाली हो। आपका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है भला? मेरे साथ धोखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मैं चुड़ैल बन गई। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ चुड़ैल जी? बहुत वर्षों पहले
मैं भी आपकी तरह आम इंसान ही थी। मेरी नई नई शादी हुई थी, पर मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए वे दहेज में कुछ दे नहीं पाए थे। इसलिए मेरे पति लोकेश व मेरी सास मुझसे नाराज रहते थे। आगे क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी सास मुझे कहने लगी कि या तो मैं अपने बाप से दहेज के पैसे और गहने लेकर आऊं, या फिर हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊं। मैंने दोनों ही बातों से इनकार कर दिया तो गुस्से में मेरे पति ने मुझे बहुत मारा मुझे। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? शादी में प्यार और इज्जत होनी चाहिए, ना कि ऐसे कुटिल भाव। बहुत गलत किया आपके पति ने आपके साथ। फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन फिर यही बातें हुई और मैंने फिर से जाने से मना कर दिया तो मेरे पति और मेरी सास ने मिलकर मुझे बहुत पीटा और पीटते पीटते मेरी जान ले ली। अब उसी बदले की आग में मैं पल पल जलती रहती हूँ और दर्द से रोती रहती हूँ। तो ये महल आपका ससुराल था पहले, और आपके पति और सास कहाँ गए अब? हाँ, ये महल ही मेरा ससुराल था पहले। मुझे मारने के बाद वे दोनों मेरी लाश को यहीं सड़ता छोड़कर शहर में बस गए। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यहाँ चुड़ैल श्याम को अपनी आप बीती सुना रही थी और वहीं दूसरी तरफ विमला हैरान परेशान थी कि अभी तक श्याम घर क्यों नहीं पहुँचा। घबराई हुई विमला दौड़कर राघव के घर जाती है। राघव भैया, देखिए ना, श्याम अभी तक घर नहीं आए। अरे बहन, इस समय श्याम कहाँ जा सकता है? वे सुबह ही शहर गए थे व्यापार के काम से और बोल के गए थे कि वे शाम तक आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अजी, शहर का रास्ता तो उस महल के पास जंगल से निकलता है। अजी, इस समय कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? विमला, मैं तुम्हारे पति की लापरवाही के चलते अपने पति की जान जोखिम में नहीं डालने दे सकती। तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। अरे नहीं बहन, ऐसे न बोलो। तू चुप कर मतलबी औरत। हम गांव वाले सब एकजुट होकर रहते आ रहे हैं कितने समय से। हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाथ में मशाल लेके उस महल खंडर के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वह देखो भाइयों, श्याम वहाँ है उस चुड़ैल के साथ। अरे वहाँ तो चुड़ैल भी है। अरे अगर उसे नुकसान पहुँचाना होता तो श्याम अभी तक जिंदा नहीं होता, पर फिर भी हमें होशियार रहना होगा। चुड़ैल सब गांव वालों को मशाल के साथ देख के सहम जाती है। अरे भाइयों, कृपया करके इस चुड़ैल को नुकसान मत पहुंचाना। ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है, बल्कि इसके साथ तो गलत हुआ है और ये बस उसी का बदला लेना चाहती है। हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। फिर श्याम सबको उस चुड़ैल की आप बीती सुनाता है। बताओ चुड़ैल जी, हमें क्या करना होगा? आप लोग बस मेरे पति और मेरी सास को किसी तरह शहर से इस महल में ले आओ, बाकी मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, हम कल ही आपका काम शुरू करेंगे। इतना कहकर वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह श्याम और राघव व्यापारी बनके उसके पति के घर शहर जाते हैं। अरे लोकेश, आप व्यापारी हैं ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे गांव में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। यदि हम वहाँ अपना नया कारोबार शुरू करें तो हमें बहुत मुनाफा होगा। लोकेश लालच में पड़ जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अरे लोकेश, अपनी माँ जी को भी साथ ले चलो, वह भी जमीन देख लेंगी। हाँ राघव भाई, आप सही कह रहे हैं। और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों लोकेश और उसकी माँ को लेके जंगल के रास्ते गांव की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल पार करते करते अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो रात हो गई, अभी और कितना चलना बाकी है? बस कुछ दूर और चलना होगा। घबराओ मत, हम हमेशा इसी रास्ते से आते जाते हैं। फिर श्याम धोखे से लोकेश और उसकी माँ को अपने घर बोलकर उस खंडर महल के अंदर ले जाता है। वहाँ अचानक चुड़ैल के रोने की आवाज आने लगती है। लोकेश और उसकी माँ बहुत डर जाते हैं। अरे कमबख्तों, ये कहाँ ले आए मुझे? अब बुढ़ापे में मैं डर के मारे मरना नहीं चाहती। तभी अचानक वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। क्यों
मोरी बुढ़िया, मरने से डर लग रहा है। भूल गई क्या कैसे तूने और तेरे लालची बेटे ने मुझे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। अरे मर गए रे, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। अरे कम वक्तों, ये मुझे कहाँ फंसा दिया तुम दोनों ने। तुम तो व्यापार के लिए जमीन दिखाने लाए थे और यहाँ मुझे चुड़ैल दिखा रहे हो। सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी माँ के लालच में मैं भी साथी बन गया, मेरी मत मारी गई थी, मुझे माफ कर दो। क्यों रे लालची इंसान, क्यों रो रहा है अब? जब मुझे दहेज के चलते मारा था तब क्यों नहीं सोचा ये सब? किसी लड़की से शादी करके सिर्फ दहेज के लिए उसे मारना, पीटना, उस पर अत्याचार करना कितना गलत है। एक बार भी तुम लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं तुम माँ बेटे को मजा चखाऊंगी। फिर वो चुड़ैल उन दोनों को अपनी शक्तियों से तड़पा तड़पा के जान से मार देती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच चुके होते हैं। अपना बदला लेने के बाद वो चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़ के जाने लगती है, पर जाते जाते गांव वालों को शिक्षा दे जाती है कि किसी की बेटी शादी करके अपने घर लाओ तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है और घर को स्वर्ग बनाती है।